हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो प्राचीन भारत का जो ये सीरीज चल रहा है उसमें टॉपिक जो चल रहा है वो वैदिक काल है। कल हमने वैदिक काल की कुछ बेसिक बातों को बताया था कि वैदिक काल नाम क्यों दिया गया, वैदिक काल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, वैदिक काल के प्रवर्तक कौन थे। तो वैदिक काल के प्रवर्तक में हमने आर्य बताया था कि वैदिक काल के प्रवर्तक आर्य थे। आर्य का मूल स्थान कहाँ था, इस पर हमने चर्चा किया था। और आर्य भारत में कैसे आए और कैसे आर्य संस्कृति का विकास होता है, मतलब सबसे पहले आर्य भारत में कहाँ आए और आने के बाद किन क्षेत्रों में रह कर के अपना निवास स्थल बनाए। अब वहाँ पर जब आर्य रहने लगे तो हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्य जो भारत में आए थे वो आर्य आए थे कबीले के रूप में। और ये कुल जिसको कि ऋग्वेद में जन कहा गया है, और ऋग्वेद में कुल पांच जन का उल्लेख हुआ है। उस पंचजन के साथ साथ 3 शासक वंश के लोग भी आए थे। अब आर्य जब भारत में आते हैं तो यहाँ पर उनको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। एक आंतरिक संघर्ष है, उनका अपना संघर्ष है कि सत्ता कौन संभालेगा, पंचजन के लोग संभालेंगे कि शासक वंश के लोग संभालेंगे भारत में। और दूसरी बात, भारत में उनका यहाँ के लोगों के साथ भी संघर्ष हुआ जो पहले से थे, जिसको अनार्य कहा जाता है। उसी ऋग्वेद में एक युद्ध का उल्लेख है जिसको दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसकी चर्चा हमने किया था। इसकी चर्चा ने बताया था कि दशराग युद्ध परुष्णी, जिसको रावी नदी कहते हैं, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में भरत कुल के शासक सुदास का विजयी होता है और इसमें पंचजन का जो नेतृत्व पूर्व कर रहे थे वो पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा लास्ट वीडियो में हमने किया था। अब देखिए कि हम जो ये बात की थी ऋग्वैदिक काल की, हमने पहले स्ट्रक्चर दिया था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटेंगे, अर्थात वैदिक काल का वर्गीकरण 2 भागों में करेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अभी जो लास्ट वीडियो हमने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति की चर्चा की। अब देखिए अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल के जो अब टॉपिक जो हमें आगे चर्चा करना है वो ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक स्थिति, इसकी आर्थिक स्थिति, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति और ऋग्वैदिक काल की सांस्कृतिक स्थिति। तो अब देखिए ऋग्वैदिक काल की इतनी चीज़ों की चर्चा हमें करनी है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहाँ कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक स्थिति से। एक एक करके हम एक एक चीज़ को देखते चलेंगे। सबसे पहले हम प्रशासनिक स्थिति की बात करेंगे, फिर आर्थिक, सामाजिक और उसके बाद सांस्कृतिक स्थिति की बात करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं चलिए, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो पीटी की परीक्षा होगी उसमें सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम टच कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जो आगामी पीटी की परीक्षाएं होंगी उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की प्रशासनिक स्थिति पर। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक काल में प्रशासन का जो स्वरूप था, प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। ठीक है, राजतंत्रात्मक था। अब देखिए इस राजतंत्र की क्या विशेषताएं थी, इस राजतंत्रात्मक शासन की क्या विशेषताएं थी। तो पहली विशेषता में हम देखते हैं कि इसकी पहली विशेषता जो थी कि राजा का पद जो है, ठीक है, वंशानुगत होता था। यहाँ पर कि राजतंत्र की जो सबसे पहली विशेषता होती है कि राजा का पद वंशानुगत होता है। और इस राजतंत्रात्मक शासन में क्या था कि सैन्य तत्व की प्रमुखता थी। दूसरी विशेषता ये है
कि सैन्य तत्व की प्रमुखता थी। अब इसको जरा समझिए कि कैसे सैन्य तत्व प्रमुखता थी, क्या कारण था। अब देखिए, चूंकि ऋग्वैदिक कालीन समाज घुमक्कर समाज था, अस्थिर समाज था, इसमें जब भी घुमक्कर समाज होगा तो वहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं होता है, क्योंकि स्थिर जीवन की शुरुआत नहीं होती है। स्थिर जीवन की शुरुआत नहीं हुई तो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। कृषि के विकास के लिए जरूरी है कि स्थिर जीवन की शुरुआत हो। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में लोगों का जीवन अस्थिर था, स्थिर जीवन का विकास नहीं हुआ था, तो इसलिए इसमें पशुपालन संभव था। अब क्या था कि ऋग्वैदिक काल में क्या था कि पशुओं के लिए आपस में संघर्ष हो रहा था। जब भी कबीलाई समाज होता है, जो भी समाज कबीलाई होता है, वह संघर्षरत समाज होता है, जो अस्थिर समाज होता है। तो यहाँ पर भी क्या था कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के लिए, विशेष रूप से गाय के लिए संघर्ष होता था, और उसमें जो शक्तिशाली होता था वो विजित होता था, वो जीतता था। तो इसका मतलब क्या है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सैन्य बल का मजबूत होना जरूरी था। अर्थात यहाँ पर सैन्य तत्व की प्रमुखता थी कि जो मजबूत होगा वो सरवाइव करेगा, जो मजबूत नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है। तो ये आप देखिए कि ऋग्वैदिक काल के प्रशासनिक स्वरूप के विषय में कि प्रशासन का स्वरूप क्या था, इसको हमने बताया आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब हम किसी भी काल के प्रशासनिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए अगर स्ट्रक्चर हम खींचते हैं कि प्रशासन को हम दो भागों में बांटेंगे। एक सामान्य प्रशासन और दूसरा राजस्व प्रशासन। दूसरा राजस्व प्रशासन। अब देखिए, किसी भी काल की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी के लिए हम पहले प्रशासन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में देखेंगे कि प्रशासन को हमने दो भागों में बांट दिया, सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन। अब एक एक करके इलेबोरेट करते हैं। अब देखिए, सामान्य प्रशासन में जो हम चर्चा करेंगे, चर्चा का विषय होगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य प्रशासन। इतनी चीज़ों की चर्चा हम सामान्य प्रशासन में करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, एक एक को हम लेके चलते हैं कि विधायिका का जो काम होता है, वर्तमान से हम तुलना करके देखते हैं कि विधायिका में क्या काम होता है। तो नीतियों का निर्माण करना, अर्थात जो भी हमारे जनप्रतिनिधि वर्तमान में होते हैं वो क्या करते हैं कि विधायिका उन्हीं से बनता है। तो वो वहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, सभागार में, और बैठ करके वहाँ पर नीतियों का निर्माण करते हैं जिससे संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो विधायिका का काम मुख्य रूप से क्या होता है, नीतियों का निर्माण करना। यहाँ पर देखिए क्या था, विधायिका के 3 अंग थे ऋग्वैदिक काल में, सभा, समिति और विदत। ये विधायिका के 3 अंग थे। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार और विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये फैक्चुअल चीज भी देखते चलेंगे कि ऋग्वेद में सभा का उल्लेख जो हुआ है वो 8 बार हुआ है, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है और विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। सभा, वर्तमान से हम अगर तुलना करें सभा की, जो उस समय की ऋग्वैदिक काल की सभा थी, तो वर्तमान में जो राज्यसभा होता है वही इस समय का ये सभा था। आप देख लीजिए, वही सभा उस समय की थी। मतलब क्या था कि आप देखिए यहाँ पर सभा गांव के संभ्रांत लोगों की कबीले के संभ्रांत लोगों की संस्था थी। उस समय गांव का कॉन्सेप्ट था नहीं, कबीला था, कबीलाई समाज था, स्थिर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। तो सभा कबीले के संभ्रांत लोगों की संस्था थी, ठीक है, और सभी कबीले के संभ्रांत लोग इस सभा में मतलब पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे। तो अब देखिए जैसे अभी क्या है कि हम वर्तमान में जो विधायिका में हम राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा क्या है
कि एक संभ्रांत विशिष्ट लोगों की राज्यसभा संस्था है, एक तरीके से कह सकते हैं वर्तमान में, कि विभिन्न क्षेत्रों में जिनका विशिष्ट योगदान होता है। राज्यसभा में कई प्रकार के सदस्य होते हैं, तो एक ऐसे सदस्य भी हैं, इनमें इनका नॉमिनेशन होता है, नियुक्ति होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान, अद्वितीय योगदान देते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर सभा थी कि उस समय कबीले के संभ्रांत लोगों की संस्था थी। दूसरा, समिति। ध्यान रखिएगा कि समिति कबीले की केंद्रीय संस्था होती थी। केंद्रीय संस्था होती थी मतलब क्या था कि समिति का काम जो होता था, उस समिति का काम होता था राजा का चुनाव करना और राजा को उसके पद से हटाना। जब तक राजा अच्छा काम करे तब तक राजा अपने पद पर बना रहे। जब राजा अच्छा काम नहीं करेगा तो समिति की ड्यूटी होती थी कि राजा को उसके पद से हटा दे और फिर उस कबीले से किसी योग्य व्यक्ति का राजा के रूप में चयन करे। समिति का जो प्रधान होता था उसको ईशान कहा जाता था। समिति के प्रधान को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। अब देखिए, तो हमने कहा समिति केंद्रीय संस्था होती थी। जैसे इस समय हम कहते हैं कि जो लोकसभा है वही उस समय की समिति थी, जो वर्तमान का राज्यसभा है वही उस समय की सभा थी, और विदथ जो है वह वैदिक काल की एक ऐसी संस्था थी जिसको हम वर्तमान में जनसभा के रूप में देखते हैं। अर्थात कबीले के सभी लोगों की उपस्थिति विदथ में होती थी। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि सभा, समिति और विदथ विधायिका के 3 अंग थे। समिति केंद्रीय संस्था थी जिसका अध्यक्ष ईशान होता था। समिति का मुख्य काम राजा का चुनाव करना और राजा को उसके पद से हटाना होता था। सभी महत्वपूर्ण निर्णय कहाँ होता था? समिति में लिए जाते थे। चूंकि केंद्रीय संस्था है तो ये आपने देखा विधायिका की स्थिति, ये ऋग्वैदिक काल की विधायिका की स्थिति को आपने देखा। अब देखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता था? राजा होता था, जिसको ऋग्वेद में राजन कहा गया है। तो यहां पर हमने विधायिका की बात की है इसके पहले, और अब हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका कि कार्यपालिका का क्या काम था उस समय में। इसको देखिए। तो चूंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता है। यहां भी राजा का पद वंशानुगत था। तो यद्यपि राजा सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था, राजा का वाक्य ही अंतिम होता था, फिर भी राजा अपने कार्यों में सहायता करने के लिए क्या था? अधिकारियों की नियुक्ति किया था। तो ये अधिकारी राजा के केवल सलाहकार मात्र होते थे। राजा इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। तो यहां पर आप देखिए कि राजा, कार्यपालिका का प्रधान राजा होता था और राजा के पास सभी प्रकार की शक्तियां समाहित थी। ठीक है। अब देखिए राजा का जो कार्य निर्धारित किया गया ऋग्वेद में कि राजा के क्या कार्य थे। तो राजा के कार्य कई थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य हम बताते हैं। राजा का कार्य होता था कि राजा को कबीले की ओर से युद्ध लड़ना होता था, कबीले के मवेशियों की रक्षा करना होता था और कबीले के लोगों की ओर से देवताओं की आराधना करना होता था। तो ये राजा के मुख्य कार्य थे। अगर राजा इन कार्यों को ठीक ढंग से कर रहा है तो वह अपने पद पर बना रहेगा। जब राजा इन कार्यों को ठीक ढंग से संपादित नहीं करेगा तो समिति की ड्यूटी थी कि ऐसे राजा को उसके पद से हटा करके उसके जगह पर कबीले के किसी योग्य व्यक्ति का चयन करे। तो यहां पर आपने देखा कि कार्यपालिका का प्रधान होता था राजा और राजा के कुछ कार्य थे। ठीक है। अब देखिए हमने ये कार्य को बता दिया। अब देखिए राजा के कार्य में सहायता देने के लिए, राजा के कार्यों में सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी वर्ग होते थे, कुछ अधिकारी होते थे
जो राजा के कार्यों में सहायता देते थे, राजा को सलाह देते थे। अब देखिए, अधिकारी में जो पहला हम कहते हैं कि अधिकारी है पुरोहित। ठीक है, पुरोहित। तो पुरोहित का पद भी वंशानुगत होता था। ध्यान समझिएगा, जिस प्रकार से राजा का पद वंशानुगत है, उसी प्रकार से पुरोहित का पद भी क्या था? वंशानुगत था। पुरोहित का जो मुख्य काम होता था कि राजा को उसके कर्तव्यों की शिक्षा देना और राजा का गुणगान करना, ये पुरोहित का मुख्य कर्तव्य है। मतलब राजा के जो कर्तव्य हैं उसको बार बार राजा को बताते रहे कि आपका ये कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन करें। तो पुरोहित का ये काम था। दूसरा है पुरोहित के बाद सेनानी, अर्थात सेना का जो प्रधान होता था। तीसरा है ग्रामणी। ये ग्रामणी छोटे लड़ाकू दल का प्रधान होता था। सेनानी तो संपूर्ण सैन्य व्यवस्था का प्रधान है और ग्रामणी छोटे लड़ाकू दल का प्रधान होता था। इस पस गुप्तचर होते थे। ठीक है, इस पस गुप्तचर होते थे। और एक अधिकारी है भागदूत। ये राजा को जो उस समय दान में चीज़ें मिलती थी, जो चीज़ें मिलती थी यहाँ पर आता था, उसका इस भागदूत काम था उसका सही ढंग से बंटवारा करा देना। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य अधिकारी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुख्य रूप से इतने अधिकारियों को ही आप देख लें, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, ये 3 महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अगर और याद भी नहीं आए तो 3 महत्वपूर्ण अधिकारी थे जिसको कि हम आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कार्यपालिका का प्रधान राजा और राजा के कार्यों में सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे। ठीक है, हमने इसके बाद स्पष्ट बताया, हमने इसके बाद भागदूत बताया। भागदूत का काम था जो राजा को दान में मिला, बलि का ठीक ढंग से बंटवारा करना। ठीक है, अब देखिए कार्यपालिका के साथ साथ हम क्या देखेंगे, कार्यपालिका के बाद आता है न्यायपालिका। तो यहाँ पर क्या है कि ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से न्यायपालिका का उल्लेख तो नहीं हुआ है। स्पष्ट रूप से किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, न्यायपालिका की क्या स्थिति थी, इसका उल्लेख तो नहीं हुआ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस समय चूंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, राजा सभी विभागों का प्रधान होता है। तो ऋग्वेद में राजा के लिए प्रश्न विनाक शब्द का उल्लेख हुआ है। राजा के लिए प्रश्न विनाक शब्द का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि राजा ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक है, अर्थात वह कबीले के लोगों के जितने भी प्रकार के प्रश्न होते थे, जितनी प्रकार की समस्याएं होती थी, उसका निदान किसके द्वारा होता था, तो राजा के द्वारा। तो हमने कहा कि ऋग्वैदिक काल में स्पष्ट रूप से न्यायपालिका का उल्लेख तो नहीं हुआ, न्याय व्यवस्था का उल्लेख तो नहीं हुआ, लेकिन राजा के लिए चूंकि प्रश्न विनाक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि राजा तत्कालीन समय में मुख्य न्यायाधीश का काम करता था। अब देखिए, जिस तरीके से स्पष्ट रूप से न्यायपालिका का उल्लेख नहीं हुआ, उसी प्रकार से हम देखते हैं स्पष्ट रूप से सैन्य व्यवस्था का उल्लेख नहीं हुआ है। अर्थात आप यहां समझिए कि ऋग्वैदिक काल में नियमित सैन्य व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। क्यों? इसलिए कि लोगों का जीवन स्थिर नहीं हुआ था, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। तो जब लोगों का जीवन स्थिर नहीं है, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस समय नियमित रूप से सैन्य व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई, अर्थात राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। लेकिन है क्या कि युद्ध के समय राजा कबीले के लोगों से ही नागरिक सेना का गठन कर लेता था। हमने कहा कि राजा क्या करता था, कबीले के लोगों से ही नागरिक सेना का गठन करता था, मतलब युद्ध के समय में। तो युद्ध के समय में हम देखते हैं कि राजा युद्ध के समय नागरिक सेना का गठन कर लिया करता था कबीले के लोगों से ही। इस समय हम कह सकते हैं कि इस समय क्या था कि कुछ
कबीलाई टोली सैनिकों की, जो कबीलाई टोली जिसका नेतृत्व करते थे वो कौन थे? व्रात गण शर्ध। ये कबीलाई टोली उस समय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। तो हमने कहा कि उस समय नियमित सैन्य व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि युद्ध के समय राजा कबीले में से ही नागरिक सेना का गठन कर लिया करता था, जो युद्ध में राजा की सहायता करते थे और युद्ध के बाद वो अपने अपने काम में लग जाते थे। तो ये आपने प्रशासनिक क्षेत्र में जो हमने चर्चा की उसको आपने देखा। सामान्य प्रशासन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य व्यवस्था को। उसी के बाद अब एक राजस्व प्रशासन को जरा सा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है। राजस्व प्रशासन में ये है कि चूंकि स्थिर जीवन की शुरुआत नहीं हुई, मतलब कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई, तो जब कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि राजस्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे होगी। तो इस समय क्या था कि कृषि अर्थव्यवस्था के विकास नहीं होने के कारण नियमित राजस्व व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन ऋग्वेद में बलि का उल्लेख हुआ है। बलि एक प्रकार से स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला उपहार था, जिसको कहीं कहीं कर भी लिख दिया गया, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। तो ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख हुआ है। तो इससे यह तात्पर्य होता है कि ऋग्वेदिक काल में जो राजा को लोगों से मिलता था वो कर नहीं मिलता था, बल्कि स्वेच्छा से लोग राजा को दान दिया करते थे। तो इसी को बलि कहा गया। अब ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि राजा को प्रतिदिन अपने प्रजा के लोगों से, कबीले के लोगों से शाक, सब्जी, फल इत्यादि के रूप में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था, जो दिया जाता था, राजा को गिफ्ट उपहार दिया जाता था, उसे ही बलि कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि इस प्रकार से राजस्व प्रशासन में कि नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी, फिर भी कबीले के लोगों के द्वारा राजा को उपहार में जो दिया जाता था उसको बलि कहा गया। उसी से राजा सब काम करता था। अब देखिए, अब प्रशासन को जो हम ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक स्थिति को देखें। अब देखिए कि ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक वर्गीकरण कैसे था, क्या था। तो सर्वोच्च प्रशासन की इकाई को क्या कहा गया? जन कहा गया। ठीक है। जन का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। जन को विश्व में कन्वर्ट किया गया, मतलब जन का डिवीजन विश्व में हुआ। जैसे अभी हम देखते हैं ना, साम्राज्य प्रसाद, आगे चल के देखेंगे, साम्राज्य होगा, साम्राज्य का डिवीजन होगा तो प्रांत होगा, प्रांत का फिर कमिश्नरी, मंडल जिसको कहते हैं, फिर मंडल का जिले में। तो उसी तरीके से प्रशासनिक जो डिवीजन है, हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई क्या है? जन है। जन का डिवीजन किस में हुआ था? जन का डिवीजन हुआ था विश्व में। विश्व का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। विश्व का डिवीजन हुआ था ग्राम में, और ग्राम का डिवीजन हुआ कुल में। इसे ही परिवार भी कहा जाता है, इसे ही परिवार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में हम देखें कि प्रशासन का जो वर्गीकरण ऊपर से नीचे तक हुआ है वह जन, विश्व, विश्व का ग्राम और ग्राम से नीचे कुल, अर्थात सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी उसको कुल या परिवार कहा गया। ठीक है। जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी उसको कुल या परिवार कहा गया। तो इस तरीके से आपने ऋग्वैदिक काल के प्रशासनिक व्यवस्था को समझा। तो अब हमें आशा है, हम आपसे ये आशा करते हैं कि निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था की एक एक चीज़ जो हमने आपको बताया, उसकी बारीकियों को समझाया
कि कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक एक चीज़ को डिफाइन करते हुए हम चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा और आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।